हम सबको पता है कि 1945 के दौरान हिरोशिमा में क्या हुआ था। जापानीज मानते हैं कि अगर कुछ गलत होता है तो उसकी परछाई हमेशा पीछा करती है। शायद इसलिए लोग कहते हैं कि हिरोशिमा में आज भी कुछ बुरी शक्तियां हैं जो कि एक परछाई की तरह आपका पीछा करती है। तो आखिर क्या है उसका अस्तित्व, जानेंगे आज की वीडियो में, जो कि घोस्ट्स ऑफ हिरोशिमा फिल्म पे होने वाली है। नाउ बिफोर स्टार्ट दिस वीडियो मैं बता दूं कि आप में से कई लोग जानते होंगे कि मेरा दूसरा चैनल सुपर ट्यूब शैडो बैन हो गया था, जिससे उसकी रीच खत्म थी। इसलिए उसको मैंने रिप्लेस किया है लोगिनियन नामक चैनल से, जहां हर तरह के फिल्मों से रिलेटेड अपन डिस्कशन करेंगे। सो इन केस यू आर इंटरेस्टेड तो ही आप लोगिनियन चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वरना इग्नोर कीजिए। और हाँ, ये मत बोलना कि नया चैनल फिर से बना लिया, नहीं, ये रिप्लेसमेंट चैनल है, नया नहीं। लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट दोनों में होगा। सो नाउ विद दैट सेड, लेट्स रोल द इंट्रो। तो फिल्म की शुरुआत में हम एरिक केज नाम के वीडियोग्राफर से मिलते हैं, जो एक चैनल चलाता है जहां वो वीडियो मेकिंग्स और टूल्स रिलेटेड कंटेंट बनाता है। आज की वीडियो में एरिक अपने ऑडियंस को बताता है कि जापान में उसके कोई अंकल उसके लिए एक प्रॉपर्टी छोड़ गए हैं, जिसको देखने के लिए और ओनरशिप वगैरह डिसाइड करने के लिए उसे वहां जाना होगा। एरिक कहता है कि आगे की शूटिंग वो हिरोशिमा से लाइव करेगा और उनके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करेगा। तो नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एरिक जापान पहुंच चुका है और उससे मिलने उसके अंकल की एस्टेट एजेंट नोरी आती है। नोरी बताती है कि वो एरिक को प्रॉपर्टी वगैरह दिखाएगी और उसके बाद पेपर्स साइन करके एरिक ओनरशिप पूरी कर सकेगा। यहाँ पेपर्स पढ़ते हुए एरिक नोरी से एक क्लॉज के बारे में पूछता है, जिसके तहत एरिक को 24 घंटे के लिए प्रॉपर्टी को ऑक्यूपाई करना होगा। नोरी बताती है कि ये एक ओल्ड जापानीज कस्टम है और मरने से पहले उसके अंकल ने स्पेशली ये क्लॉज डलवाया है। ये सुनकर एरिक अपना सामान वगैरह लेकर होटल से निकल जाता है ताकि ये रात वो प्रॉपर्टी पे बिता सके। अब नोरी उसे घर तक लेकर आती है, जहां हम देखते हैं कि ये काफी पुराना वुडन हाउस है, जिसे देखकर एरिक थोड़ा डिसअपॉइंट हो जाता है। नोरी उसे बताती है कि ये घर 1918 से यहाँ मौजूद है और इसने एटॉमिक अटैक को भी सर्वाइव कर लिया था। इस पे एरिक यहाँ रेडिएशन रीडिंग के बारे में पूछता है और नोरी कहती है कि डू नॉट वरी, अब रेडिएशन बिल्कुल नॉर्मल है। अब घर देखते हुए हम एक चीज नोटिस करते हैं कि जगह जगह वहां कैमरास लगे हुए थे, जहां एरिक और नोरी के इंटरैक्शन को रिकॉर्ड किया जा रहा था। घर के अंदर पहुंचकर एरिक को वहां काफी सारा पुराना सामान जैसे कि जापानीज फैन वगैरह दिखता है, जिसपे नोरी बताती है कि ये विंटेज सेंसु है जो कि काफी कीमती होते हैं। उन्हें बाहर एक साइन भी मिलता है जिस पर लिखा हुआ था द डेड आर नॉट गॉन। नोरी एरिक से कहती है कि यहाँ काफी सारा सामान उसके अंकल ने वैसे का वैसा रखा है और नोरी को इंस्ट्रक्शंस मिले हैं कि वो कुछ भी ना छुए। यहाँ एरिक कमरे में पड़ा एक सॉफ्ट टॉय उठाता है और एज एन ऑडियंस हम देखते हैं कि इसके अंदर भी कैमरा फिट किया गया था। एरिक को सॉफ्ट टॉय चेक करते देख नोरी थोड़ा घबरा जाती है। एनीवेज, तो इसके बाद एरिक की तबीयत थोड़ी खराब होने लगती है और वो वॉशरूम यूज करने के लिए बाहर जाता है और उसे वॉशरूम के बाहर एक क्रीपी सा बच्चा दिखता है जिसने एक मास्क पहना हुआ था। एरिक के बुलाने पे वो बच्चा अचानक वहां से गायब हो जाता है और वॉशरूम में हम एरिक को कुछ पिल्स वगैरह लेते हुए देखते हैं, जहां वही बच्चा फिर से उसके पीछे खिड़की से झांक रहा था। दूसरी तरफ नोरी किसी से फोन पे बात करते हुए दिखती है, जहां वो कहती है कि समझो काम हो गया, और इसके बाद रूम में लगे कैमरा की तरफ डायरेक्टली देखती है। ना वापस आने पे नोरी बाहर के एरिया वगैरह दिखाती है और ऐसा लगता है वो एरिक पे सटली एक प्रेशर डाल रही थी कि वो पेपर्स वगैरह पे साइन करके घर को जल्दी से एक्सेप्ट कर ले। यहाँ एरिक नोटिस करता है कि एटिक का दरवाजा लॉक्ड था और नोरी कहती है कि कीज उसके पास तो नहीं है, लेकिन उसके अंकल ने कीज को कहीं घर में ही रखा होगा। नेक्स्ट सीन में नोरी और एरिक बाहर के ग्राउंड्स का मुआयना करते हैं और नोरी एरिक को बताती है कि ये सब उसी के नाम पर है। यहाँ एरिक नोटिस कि वहां बर्ड्स वगैरह मरे हुए पड़े थे। उसी टाइम वहां वही मास्क वाला बच्चा आता है जो अजीब सी आवाज में इन्हें अपना नाम बताता है, विच वॉज योशियो। योशियो का बर्ताव एरिक को अजीब लगता है और यहाँ योशियो जापानीज में कुछ कहता है जो कि एरिक तो नहीं समझ पाता, लेकिन नोरी का कहना था कि वो इसे विलेज में वेलकम कर रहा है। अब आगे हम एरिक और नोरी को आपस में बातचीत करते देखते हैं, जहां ये सारी बात नोरी अपने पर्स में रखे एक कैमरा से रिकॉर्ड कर रही थी। एरिक बताता है कि उसने जापान आने का और ये घर लेने का डिसीजन इसलिए लिया ताकि वो अपने वीडियोग्राफी के बिजनेस को आगे बढ़ा पाए और अपने पिता को फाइनेंशियल हेल्प दे सके। एरिक ये भी कहता है कि वो अपनी मॉम से ज्यादा क्लोज था और वो तभी कैंसर की वजह से मारी गई जब एरिक सिर्फ 13 साल का था।
हम ये भी जान पाते हैं कि एरिक डिप्रेशन से गुजर चुका है और पास्ट में उसे ड्रिंकिंग वगैरह की प्रॉब्लम भी थी। यहाँ नोरी भी बताती है कि वो एक्चुअली में थेरेपिस्ट बनना चाहती है और रियल एस्टेट का काम साइड से परस्यू कर रही है। इस बातचीत के बाद नोरी कहती है कि अगले दिन वो एरिक से फाइनल सिग्नेचर्स लेने आएगी और तब तक वो फाइनली डिसाइड कर लेगा यहाँ रह के। तो जाने से पहले एरिक नोरी को घर में रखा एक विंटेज सेंसू गिफ्ट करता है एज ए थैंक यू और उसे एक डेट के लिए पूछता है। अब पहले तो नोरी से लेना चाहती थी, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो एक अजीब सा आवाज सुनती है और बहुत डर जाती है। वो एरिक को सेंसू लौटा देती है और वहां से जाने लगती है। इवन देन एरिक चुपके से उसके बैग में ये गिफ्ट डाल देता है बिकॉज बंदा पिघल चुका है। अब आगे हम रात का सीन देखते हैं जहां एरिक अपना एक्सपीरियंस रिकॉर्ड कर रहा है और अपनी ऑडियंस के साथ शेयर कर रहा है। इस दौरान एरिक घर में रखे कुछ पुराने बॉक्सेस को एक्सप्लोर करता है और उसे उसमें एक गाइगर काउंटर, एक मेडिकल एक्सरे रिपोर्ट और एक पुराना लेटर मिलता है। अब जिन्हें नहीं मालूम उनके लिए गाइगर काउंटर एक तरह का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जो रेडिएशन लेवल डिटेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। इसके बाद एरिक एक्सरे रिपोर्ट को देखता है जो किसी के अपर फेस और बोन का रिपोर्ट लग रहा था और यहाँ एरिक लेटर भी पढ़ता है और ये लेटर एरिक के अंकल को उसके पिता ने लिखा था जिसमें कुछ ऐसा मेंशन था, तुम्हारी भतीजी की तबीयत बहुत खराब है, उसे तुम्हारी उल्टी सीधी कहानियों को जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, अतः तुम अपने गवर्नमेंट फंड का इस्तेमाल करके अपने लिए मेडिकल हेल्प का इंतजाम करो, हमें आगे से कोई चिट्ठी मत लिखना। नाउ यहाँ एरिक को क्रीपली एक बालों का गुच्छा भी सामान के साथ रखा दिखाई देता है जिससे वो काफी घबरा जाता है। इस दौरान हम देख पाते हैं कि योशियो वहीं पीछे बैठा रहता है लेकिन एरिक उस पर ध्यान नहीं देता। वो मूड हल्का करने के लिए म्यूजिक प्ले करता है और बाहर फ्रिज से बियर निकालने जाता है। इस पॉइंट पे वो नोटिस करता है कि घर के बाहर योशियो खड़ा था और तो और अगले ही पल कोई घर के नीचे वाले हिस्से के अंदर से एक सफेद कपड़े को खींच कर ले जा रहा है। एरिक तुरंत कैमरा वगैरह लेकर नीचे जाता है जहां उसे सिर्फ एक सफेद कपड़ा मिलता है और दूर से योशियो के हंसने की आवाज आती है। एरिक बहुत गुस्सा हो जाता है और योशियो को बाहर आने के लिए कहता है लेकिन चेक करने पे उसे कोई नहीं मिलता। इसके बाद एरिक फ्रेश होने वॉशरूम में जाता है जहां वो फिर से अपने मेड्स लेता है और पानी पीने के दौरान कहीं से उसके ग्लास में बालों का गुच्छा आ जाता है जिससे वो वहीं चोक करने लगता है। एरिक किसी तरह खुद को संभालता है और वो इस इंसिडेंट को ये समझकर अनदेखा कर देता है कि ये उसका भ्रम रहा होगा। नाउ घर के अंदर वापस आने पे एरिक पाता है कि एटिक का डोर खुला हुआ था जिससे कि वो काफी शॉक्ड हो जाता है। एटिक के अंदर हम एक वियर्ड सा जापानीज स्टैचू को देखते हैं और यहाँ फिर से एरिक को एक लेटर मिलता है जो बीबीसी की तरफ से एरिक के अंकल को 1970 में लिखा गया था। इस लेटर में बीबीसी की टीम एरिक के अंकल यामाहुरा को एटॉमिक बॉम्बिंग्स के 25th एनिवर्सरी पे इंटरव्यू देने के लिए धन्यवाद देती है और कहती है कि वो उनकी दूसरी दुनिया वाली कहानी को अपने प्रोग्राम में नहीं दिखा पाएंगे क्योंकि ये उनके शो के लिए सही नहीं है। यहीं पे एरिक को अंकल यामाहुरा की इंटरव्यू टेप भी मिलती है और अब एरिक इस टेप को ऑन करता है और हम उसके अंकल से मिल पाते हैं जो कि बीबीसी के साथ 6 अगस्त 1945 के दिन की घटनाएं शेयर कर रहे थे। यामाहुरा कह रहे थे कि उस दिन मेरा जन्मदिन था और मेरे उठने से पहले ही मेरे पिता काम पे जा चुके थे। 8 बजे के करीब मेरी माँ भी सामान लाने निकल गई और मुझे घर पे रहकर रेडियो रिपेयर का काम संभालने को कहा और मेरे छोटे भाई को मेरी देख रेख में छोड़ गई। वो आगे बताते हैं कि यूं तो मैं मात्र 11 साल का था लेकिन उन दिनों आर्मी को ज्यादा से ज्यादा मदद की जरूरत थी, इसीलिए मैं अपने पिता का हाथ बटाने के लिए रेडियो वगैरह रिपेयर करता था। उस दिन भाई को खाना वगैरह खिलाकर उसे खेलने के लिए एक म्यूजिक टॉय देकर मैं काम ही कर रहा था कि अचानक खिड़की से एक तेज रोशनी आने लगी और मेरा पूरा बदन जल उठा। मुझे ऐसा लगा मैं हवा में उड़ रहा हूं और एक सफेद फ्लैश के साथ मैं बेहोश हो गया। जब आंखें खुली तो पाया कि हर तरफ तोड़ फोड़ मचा हुआ है, सब कुछ बिखर गया था और मेरी नजर कमरे के कोने की तरफ पड़ी जहां हमारे रूफ का एक हिस्सा उड़ गया था और बाहर आसमान में एक विशाल आग जल रही थी। इस आग में कई बर्ड्स वगैरह जलकर नीचे गिर रहे थे और मैंने बिना समय गवाए अपने छोटे भाई को ढूंढना शुरू कर दिया जो कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। तभी मुझे उसके खिलौने की आवाज नीचे पड़े खंडर से आने लगी और मैं देखता हूं कि उस खंडर के बीच मेरे भाई का हाथ है जिसमें उसने खिलौना पकड़ा हुआ था। तभी इस इंटरव्यू में यामाहुरा अचानक से किसी को चुप रहने का इशारा करता है और यहाँ पर टेप बंद हो जाती है। इस टेप को देखने के बाद एरिक बाकी के एटिक को देखने लगता है और यहाँ उसे कोने में फिर से योशियो दिखाई देता है जिसने वो कैमरा वाला सॉफ्ट टॉय पकड़ा हुआ था। एरिक उसे बिना पूछे घर में दाखिल होने के लिए डांटता है और उसे घर जाने को कहता है, जिसपे योशियो एरिक से पानी मांगता है। एरिक योशियो के लिए पानी ले जाता है लेकिन वापस आने पे वो फिर से गायब हो चुका था। इस बार एरिक गुस्सा हो जाता है और नीचे योशियो को ढूंढने जाता है। उस घर के नीचे से कुछ आवाज आती है और वो वहां कैमरा लेकर जाता है। तभी अचानक उसके सामने एक डरावना चेहरा फ्लैश होता है जिसे देखकर एरिक बहुत डर जाता है। वो फौरन घर वापस आकर फुटेज को चेक करने की कोशिश करता है लेकिन उसका कैमरा भी बंद पड़ गया था और तो और घर की लाइट भी चली गई थी। तो एरिक डायरेक्टली नोरी को एक वॉइस मैसेज भेजता है और उससे कहता है कि इस घर में कुछ अजीब चीजें हो रही है और उसे रिक्वेस्ट करता है कि वो कैंडल वगैरह लेकर यहाँ आए। कुछ देर बाद घर के मेन लाइन पे नोरी का फोन आता
है जो कुछ अजीब आवाज में बात कर रही थी। फोन पर नोरी कहती है कि उसे लगता है कि एरिक पे दवा का असर है जिसकी वजह से वो अजीब चीजें एक्सपीरियंस कर रहा है। वो ये भी कहती है कि एरिक डिहाइड्रेटेड और जेट लैग्ड है और उसे आराम करना चाहिए। वो वहां 1 घंटे में पहुंचने का वादा भी करती है। अब एरिक पूछता है कि उसे कैसे पता चल रहा है कि एरिक मेड्स वगैरह लेता है, लेकिन तब तक फोन कट हो चुका था। अब सरप्राइजिंगली एरिक को नोरी का वॉइस मैसेज उसके फोन पे मिलता है जहां वो कहती है कि एरिक को आराम वगैरह करना चाहिए और वो उसे थोड़ी देर बाद फोन करेगी। इस इंसिडेंट से एरिक काफी कंफ्यूज हो जाता है और एज एन ऑडियंस हम देखते हैं कि एरिक के पीछे एक आकृति खड़ी है जिसने अपने हाथ में एक सेंसू पकड़ा हुआ है और क्रीपीली एरिक को देख रही है। यही नहीं, अंधेरे में हम एक हाथ को पीछे से आता देखते हैं जो कि गाइगर काउंटर उठा लेती है। एनीवेज नेक्स्ट सीन में हम एरिक को सोता देखते हैं जब अचानक से उसका कैमरा गिर जाता है और कमरे में एक तेज हवा के साथ कुछ हलचल होती है। एरिक की नींद खुलती है और वो देखता है कि बगल का कैबिनेट खुला हुआ था। अब एरिक लाइट्स वगैरह ऑन करके इस कैबिनेट को चेक करता है जहां काफी डरावनी पिक्चर्स रखी हुई थी। इन तस्वीरों में डिसफिगर्ड लोग थे और एक मॉन्स्टर भी था। यहाँ एरिक को एक कैमरा भी मिलता है और वो रियलाइज करता है कि उसे रिकॉर्ड किया जा रहा था। अब एरिक को ऊपर एटिक की तरफ से कई आवाजें आने लगती हैं जिसे चेक करने के लिए वो एटिक में जाता है। यहाँ वो एक कोने में एक आकृति को सफेद चादर से ढका पाता है। यह आकृति बिल्कुल नोरी की आवाज में बात कर रही थी जिससे एरिक को लगता है कि उसके साथ कोई मजाक किया जा रहा है, लेकिन चेक करने पे उसे ब्लैंकेट के नीचे कोई नहीं मिलता। इंस्टेड हम एक और मास्क्ड शकल को देख पाते हैं जो बहुत डरावनी लग रही थी। एरिक को देखते ही ये एंटिटी वहां से निकल जाती है और एरिक को एटिक में ही लॉक कर देती है। इसके बाद हम देखते हैं कि एरिक के अंकल की इंटरव्यू टेप फिर ऑन हो गई थी। इस टेप में अंकल यामाहुरा बताते हैं कि अपने भाई योशियो की हालत देखकर उनके रोंगटे खड़े हो गए थे। योशियो का आधा चेहरा पूरी तरह गायब हो गया था। उसकी आंखों की जगह सफेद होल्स थे और उसका मुंह भी जलकर खाक हो चुका था। वो बताते हैं कि योशियो उनसे बार बार पानी मांग रहा था और उन्होंने योशियो को उसके खिलौनों के साथ एक चादर में लपेट दिया और वहीं बिस्तर पर सुला दिया। इसके बाद मैं बाहर निकला ताकि अपने माँ पिता के बारे में पता कर सकूं और कुछ देर बाद मुझे दूर जंगलों से एक तेज आवाज सुनाई दी। यह आवाज पहले तो मक्खियों के भिनभिनाए जैसी लग रही थी, लेकिन पास आने पर यह चीख और चिल्लाहट में बदल गई। लोगों का एक समूह मेरी तरफ आ रहा था और ये लोग भूत प्रेत जैसे लग रहे थे। इनका शरीर जल चुका था, इनके हाथ पैर टूटे हुए टहनियों जैसे लटक रहे थे और इनके चेहरे काले पड़ चुके थे। ये सब बहुत कंफ्यूज लग रहे थे और मुझसे पानी मांग रहे थे। इन्हीं के बीच मैंने एक औरत को देखा जिसका बदन इतना जल चुका था कि उसके हाथ में रखा सेंसू उसके हाथ में पिघल के रह गया था। तब मुझे पता चला कि ये मेरी माँ है। यामाहुरा बताते हैं कि वो अपनी माँ को लेकर घर के अंदर चले गए जहां उनकी माँ अपनी टूटी हुई आवाज में उनसे बार बार योशियो के बारे में पूछ रही थी। इस पे उन्होंने योशियो को उठाकर अपनी माँ के गोद में रख दिया। इधर बाहर से कई सारे लोग उनका दरवाजा पीटने लगे और उनसे मदद की गुहार करने लगे, लेकिन उन्होंने दरवाजा नहीं खोला। कुछ देर बाद यामाहुरा देखते हैं कि उनकी माँ योशियो को गोद में लेकर अपने कुर्सी पे अजीब तरह से बैठी झूल रही है। यामाहुरा कहते हैं कि उनकी माँ धीरे धीरे एक मॉन्स्टर जैसे दिखने लगी थी और अचानक ही वो यामाहुरा और योशियो पे हमला कर दी। यामाहुरा को इस पल रियलाइज हुआ कि ये एंटिटी उसकी माँ थी ही नहीं बल्कि एक तरह का मॉन्स्टर था जो कि एटॉमिक बॉम्बिंग के दौरान ह्यूमन सफरिंग और पेन से जन्मा था। ये मॉन्स्टर आपके अपने परिवार और दोस्तों का रूप ले सकता था। वहीं बाहर लोगों की भीड़ बढ़े जा रही थी जो कि लगातार यामाहुरा को डोर खोलने के लिए कह रहे थे और उससे पानी मांग रहे थे। इसके बाद यामाहुरा बताता है कि वहां बारिश होने लगी और ये एक काली बारिश थी जिसमें रेडियो एक्टिव केमिकल्स मिले हुए थे। ये लोग जो बस अपने शरीर के जलन को शांत करना चाहते थे इसी पानी को पीने लगते हैं और तो और वो इस घर के नीचे वाले हिस्से में क्रॉल करते हुए दाखिल हो जाते हैं ताकि वहां गड्ढे में जमा पानी पी सके और इसी दौरान उनकी डूबने से मौत हो गई। इसी के साथ टेप बंद हो जाता है और हम देखते हैं कि एरिक के ठीक पीछे एक मास्क एंटिटी खड़ी थी जिसने अपने हाथ में सेंसू पकड़ा हुआ था। कुछ देर बाद एरिक को वहां रखे एक डिवाइस से कुछ आवाजें आने लगती है। यह आवाज एरिक की माँ की थी जो उसे अपने पास आने के लिए कह रही थी। ये सुनकर एरिक काफी इमोशनल हो जाता है और ये एंटिटी उसकी माँ की आवाज में उससे कहती है कि वो अंत समय में उससे मिलने नहीं आया, जो सुनकर एरिक माफी मांगने लगता है। लेकिन तभी यह आवाज एक मॉन्स्टर्स साउंड में बदल जाती है और एरिक देखता है कि वहां कुर्सी पे एक स्केलेटन रखा हुआ था जिसके हाथ में एक सेंसू था। इससे एरिक बहुत डर जाता है और वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन एटिक लॉक्ड था और वो वहीं फंस गया था। कुछ देर बाद एरिक को अपने सामने एक संदूक दिखाई देता है जिसमें से कुछ अजीब आवाज आ रही थी। एरिक इसे खोलता है और इसके अंदर उसे योशियो का भी स्केलेटन मिलता है। यहाँ हम देखते हैं कि कोई आवाज एरिक से योशियो को अपने पास लाने को कहती है और एरिक कहता है कि ठीक है, मैं इसे तुम्हारे पास ले आऊंगा। अब सीन अगली शो पे आता है जहां एरिक कैमरा ऑन करके बैठा हुआ था और उसके ठीक सामने टेबल पे कैबिनेट में मौजूद मॉन्स्टर्स पिक्चर्स भी रखी हुई थी। वो काफी घबराया हुआ लग रहा था और यहाँ उसे मिलने नोरी आती है। नोरी उसे डॉक्यूमेंट्स पर आखिरी साइन लेने आई थी, लेकिन यहाँ एरिक कुछ अजीब बातें
करने लगता है। वो कहता है कि अब हम दोनों को यहीं रहना होगा क्योंकि वो ऐसा ही चाहती है। नोरी उसे पूछती है कि ऐसा कौन चाहती है। इस पे एरिक बताता है कि उसकी माँ। ये सुनकर नोरी शॉक्ड हो जाती है और यहाँ एरिक नोरी से कैमरास वाली बात भी पूछता है। नोरी बताती है कि एक्चुअली में एरिक के अंकल ने ये सारे स्टेट और प्रॉपर्टी नोरी के बॉस के लिए छोड़ा था और इसके लिए एक शर्त रखी थी। अंकल ने ये क्लॉज डाला था कि 24 घंटे के लिए किसी तरह एरिक को इस घर में रहना होगा, तभी ये स्टेट पूरी तरह से लॉयर को मिल सकती है। इसलिए इस घर में उन्होंने कैमरा वगैरह लगवाया ताकि एरिक पे 24 घंटे के लिए नजर रखी जा सके। यहाँ वो ये भी बताती है कि उसके बॉस की कल रात मौत हो गई है, वो भी उसी दौरान जब वो एरिक पे नजर रख रहे थे। इसके बाद नोरी और एरिक में बहस होने लगती है और वो उसे पेपर्स पे साइन करने का दबाव डालती है ताकि वो यहाँ से जा सके। लेकिन इसी पल हम एक डरावनी शक्ल को कैमरा के सामने आते देखते हैं। फिल्म के लास्ट सीन में हम एरिक और नोरी को सोफे पे बैठा देखते हैं जहां योशियो घर के अंदर बाहर आता जाता दिखाई देता है। बैकग्राउंड में इंटरव्यू टेप की आवाज आती है जहां अंकल यामाहुरा कहते हैं कि उन्होंने अपनी मां को वहीं एटिक में छोड़ दिया है ताकि वो किसी को नुकसान ना पहुंचा सके। वो आगे कहते हैं कि योशियो भी उनके साथ रहता है जहां उसे उस दिन का कुछ भी याद नहीं। अगर उन्हें कुछ हो जाता है तो वो किसी ऐसे इंसान को अपनी मां और योशियो का ख्याल रखने के लिए ले आएंगे जिसमें उन्हीं की तरह गिल्ट और पेन हो ताकि उनकी फैमिली कभी अकेले ना पड़े। यहीं पे फिल्म खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी घोस्ट्स ऑफ हिरोशिमा की कहानी। आई नो ये काफी कंफ्यूजिंग स्टोरी है। यहाँ हम शॉर्ट में कहानी की समरी को समझते हैं ताकि चीजें क्लियर हो जाए। तो 1945 में हिरोशिमा पे एटॉमिक बॉम्ब का अटैक हुआ था और इस घर में यामाहुरा अपनी माँ और भाई के साथ रहता था। अब अटैक के बाद यामाहुरा का भाई योशियो माँ दोनों बुरी तरह से घायल हो गए थे और उनकी बॉडी डिसफिगर्ड वगैरह हो गई थी। मेरा तो मानना है कि वो लोग मारे भी गए थे लेकिन समहाउ उनकी आत्माएं यहीं कैद होकर रह गई। अब यामाहुरा खुद उस टाइम एक बच्चा था जो अपनी माँ और भाई को खोने की बात एक्सेप्ट नहीं कर पाया। यहाँ ये मुमकिन है कि योशियो भी कुछ टाइम तक जिंदा रहा होगा जिसकी मेडिकल रिपोर्ट हमने फाइल में पहले देखी थी। यामाहुरा की माँ या फिर वो कर्स्ड एंटिटी जो भी है यामाहुरा को अपने साथ रहने के लिए मजबूर कर लेती है और यामाहुरा भी इनकी बॉडीज को यहीं रखता है ताकि उसकी फैमिली अकेली ना पड़े। मे बी इसीलिए यहाँ कैबिनेट में वो ड्रॉइंग पिक्चर्स रखी हुई थी क्योंकि यामाहुरा के हिसाब से ये उसकी फैमिली थी। अब उसे मालूम था कि वो हमेशा के लिए जीवित नहीं रहेगा, इसलिए उसने एरिक को इस घर में बुलाने का प्लान बनाया क्योंकि वो भी गिल्ट और पेन से गुजरा था आफ्टर हिज मॉम्स डेथ। अंत में होता भी यही है जहां ये एंटिटी एरिक को उसकी मां जैसे दिखती है और वो यहीं रह जाता है। यहां तक कि ये एंटिटी नोरी को भी मैनिपुलेट कर लेती है और इन द एंड वो भी यहीं रह जाती है। इंटरव्यू के दौरान यामाहुरा कहता भी है कि वो हर हाल में अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करेगा और इसी इंटेंशन से उसने ऐसी वाली विल बनाई होगी। खैर मूवी का मेन हॉरर एलिमेंट ग्रीफ और वॉर ट्रेजेडी है जिसे कि विक्टिम्स 1945 अटैक में गुजरे हैं, जो कि यामाहुरा हमें इंटरव्यू टेप में बताता है। देखा जाए तो फिल्म का मेन प्लॉट भी यही है कि वो जो बॉम्बिंग हुआ था उसके बाद कई फैमिलीज को कितने बुरे चीजों से गुजरना पड़ा था और कैसे आज तक उसका इफेक्ट कई फैमिलीज पे है। ओवरऑल ये फाउंड फुटेज टाइप की मूवी मुझे काफी पसंद आई। तो बस यही थी फिल्म की एक्सप्लेनेशन। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जाने से पहले हमारे चैनल हॉन्टिंग ट्यूब को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर दबा दीजिए क्योंकि हम अपने चैनल पे ऐसे वीडियोस लाते रहते हैं। पीस।